हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या खिलजी ने नष्ट की थी नालंदा यूनिवर्सिटी? कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में इस्लाम को चुनौती देने की वजह से लगाई गई थी आग। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक अवशेष यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल है। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर इतना विशाल था कि कहा जाता है कि हमलावरों की आग लगाने के बाद परिसर 3 महीने तक जलता रहा। इन दिनों नजर आने वाली 23 हेक्टेयर की साइट मूल यूनिवर्सिटी परिसर का एक हिस्सा भर है, लेकिन इस हिस्से में मठों और मंदिरों के अवशेषों को देखकर यह महसूस होता है कि यहाँ कितना कुछ सीखने को रहा होगा। जिस तरह आज के दौर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मुश्किल से दाखिला मिलता है, उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय में भी दाखिला मिलना आसान नहीं था। नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रोफेसरों के सामने मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू में शामिल होना होता था। जिन खुशकिस्मत लोगों को यहाँ नामांकन मिलता, उन्हें भारत के विभिन्न कोनों से आए उदारवादी नजरिए वाले प्रोफेसर पढ़ाते थे। धर्मपाल और शीलभद्र जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध आचार्य के अधीन सैकड़ों शिक्षक थे। पुस्तकाल के ताड़ के पत्तों पर हस्तलिखित 90 लाख पांडुलिपियों दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार थीं। इसके 3 पुस्तकालय भवनों में से एक को तिब्बतीय बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बादलों में उड़ती हुई 9 मंजिली इमारत के रूप में वर्णित किया है। जब परिसर में आक्रमणकारियों ने आग लगाई तो अपनी जान बचाने में कामयाब कुछ बौद्ध हस्तलिखित पांडुलिपियां बचा पाए। उन्हें अब अमेरिका के लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में देखा जा सकता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हियेंत्सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। वे केवल भ्रमण करने के बजाय लंबे समय तक यहाँ रहे और अध्ययन किया और बाद में इस विश्वविद्यालय में एक विशेष प्रोफेसर के रूप में काम किया। 630 ईस्वी में भारत आए त्सांग 645 ईस्वी में चीन लौटे। वे अपने साथ नालंदा से 657 बौद्ध धर्म ग्रंथों को लेकर गए थे। हियेंत्सांग को दुनिया के सबसे प्रभावशाली बौद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। इन ग्रंथों में से बहुतों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद भी किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के अपने अनुभवों को भी लिखा है। उनके जापानी शिष्य देशों ने बाद में उनके लिखे को जापानी में अनुदित करके बौद्ध धर्म का जापान में भी प्रसार किया, जहाँ यह एक मुख्य धर्म बना। यही वजह है कि ह्वेनत्सांग को बौद्ध धर्म को पूर्व के देशों में पहुँचाने वाले बौद्ध भिक्षु के रूप में याद भी किया जाता है। ह्वेनत्सांग ने नालंदा का जो विवरण लिखा है, उसमें विशाल स्तूप का उल्लेख मिलता है। यह स्तूप भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक की स्मृति में बनाया गया एक विशाल स्मारक है। मैं विशाल स्तूप के ऊपर तक जाने के लिए ईंटों की खुली सीढ़ियां हैं।
30 मीटर ऊंचे विशाल स्तूप के चारों तरफ बाहरी दीवार में कई छोटे मंदिर और स्तूप दिखाई देते हैं। बताया जाता है यहाँ उन बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां हैं जो यहाँ रहे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया। इस विश्वविद्यालय के नष्ट होने के करीब 8 शताब्दी के बाद कुछ विद्वानों ने व्यापक तौर पर प्रचारित उस सिद्धांत का खंडन किया है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि खिलजी और उसके सैनिकों ने बौद्ध शिक्षा केंद्र को इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि ये इस्लाम को चुनौती दे रहा था। बहुत संभव है कि बौद्ध धर्म को उजाड़ने के लिए यूनिवर्सिटी को नष्ट करने वाला हमला किया गया हो, लेकिन भारत के अग्रणी पुरातत्वविदों में शामिल एच.डी. शांकलिया ने अपनी 1934 की पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि किले जैसे परिसर और इसकी संपत्ति को लेकर फैली कहानियों के चलते आक्रमणकारी यहाँ हमले के लिए आकर्षित हुए होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडरों के साथ बने संग्रहालय के निदेशक शंकर शर्मा ने कहा, हाँ, हमले की कोई एक निश्चित वजह के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। इस संग्रहालय में नालंदा खुदाई के दौरान मिले 13,000 से अधिक पुरातत्व अवशेषों में से 350 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें प्लास्टर की मूर्तियां, बुद्ध की कांस्य प्रतिमाएं और हाथी दांत और हड्डियां शामिल हैं। हालांकि यह नालंदा पर पहला हमला नहीं था। इस पर 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों द्वारा हमला किया गया था। इसके बाद 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण के दौरान भी काफ़ी नुकसान हुआ था। हूण आक्रमणकारियों ने संपत्ति लूटने के लिए हमला किया था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि बंगाल के राजा द्वारा किया गया हमला उस समय शैव हिंदू संप्रदाय और बौद्धों के बीच बढ़ती दुश्मनी का परिणाम था। हालांकि दोनों अवसरों पर इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया। गुप्त वंश के शासकों से मिलने वाली मदद के चलते सुविधाओं का विस्तार भी किया गया। जब खिलजी ने शिक्षा के पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया तब भारत के बौद्ध धर्म गिरावट की स्थिति में था। आंतरिक पतन के साथ 8वीं शताब्दी से ही विश्वविद्यालय को संरक्षण देने वाले बौद्ध पाल राजवंश का भी पतन हो रहा था। इस वजह से तीसरा हमला ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इसके बाद अगले 6 शताब्दियों तक नालंदा धीरे धीरे गुमनामी में डूबता गया। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इसके बारे में पता लगाया और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन अवशेषों की पहचान प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में की। उससे पहले यह गुमनामी के गर्त में ही डूबा रहा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।